केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संतान शिक्षा भत्ता का प्रावधान किया गया है, उसके बारे में हम आज लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके लिए पात्र कौन है। तो क्या हो रहा है, सभी केंद्रीय कर्मचारी, चाहे वह प्रतिनियुक्ति पर आया हो या विभाग का मूल कर्मचारी हो या प्रतिनियुक्ति पर गया हो, सभी को यह भत्ता मिलेगा। परंतु प्रतिनियुक्ति के बारे में कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति की शर्तों में इस तरह का कोई प्रावधान होना चाहिए। अब आता है संतान से तात्पर्य क्या है, चाहे वह सौतेली हो या गोद ली गई हो, सिर्फ इतना माना जाए कर्मचारी की संतान हो। अब वो चाहे गोद ली गई हो या सौतेली हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अधिकतम आयु सीमा जो होनी चाहिए वो 20 वर्ष है, 20 वर्ष से ज्यादा न हो, और विकलांग के मामले में 22 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा जो है विकलांग के मामले में 22 साल है, और सामान्य जो बच्चे होंगे उनके लिए 20 साल है, या क्लास 12 तक, जो भी पहले होगा। विकलांग के मामले में यह 22 वर्ष होनी चाहिए, सामान्य में 20 वर्ष, या तो फिर वो क्लास 12 में क्लास 12 तक। न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। अब आते हैं, अगर कोई बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ रहा है तो भी उसे यह भत्ता प्राप्त होगा, यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्राप्त होगा, परंतु केवल 2 साल तक के, उसके बाद नहीं। उसके बाद नर्सरी में से 2 साल तक के लिए ही वह इस भत्ते का हकदार होगा। अब आते हैं कि अगर कोई बच्चा का 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता तब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में उसे 2 वर्षों तक यह भत्ता प्राप्त होगा, उसके बाद फिर नहीं। अगर बच्चा 12th पास कर लिया, उसके बाद ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, तब भी उसे प्राप्त नहीं होगा। और अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तब भी उसे यह भत्ता प्राप्त होगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्राप्त होगा। इन कहता है 31/12/1987 के पहले, 31/12/1987 पहले जिनमें बच्चों के मामले में 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जब 1987 से पहले बच्चों के मामले में 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु उसके 1987 के बाद 2 बच्चों तक सीमित कर दिया जाता है। यानी 1987 के पहले 3 बच्चों के लिए था, अब आ गया है 2 बच्चों के लिए। परंतु अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि दूसरा बच्चा जो है जुड़वा संतान होती है, तो पता ऐसी स्थिति में जो जुड़वा संतान होगी उन दोनों को लाभ प्राप्त होगा। फिर एक कंडीशन आती है कि मान लीजिए परिवार नियोजन के उपाय किया, इन 2 बच्चों के बाद किसी ने परिवार नियोजन का उपाय किया और वह नियोजन असफल हो जाता है। जो परिवार नियोजन के स्थायी उपाय असफल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति क्या होगा। तो कहता है ऐसी स्थिति में जो पहली संतान उत्पन्न होगी उसको भी लाभ प्राप्त होगा, अर्थात 2 से ज्यादा संतान पर भी CEA प्राप्त हो रहा है। परंतु उसके शर्त यह है कि दूसरा बच्चा जो हो वो जुड़वा हो, या परिवार नियोजन के असफल होने पर जो पहली संतान उत्पन्न होगी उसे प्राप्त होगा। अब अगर भत्ता कितना होना चाहिए, यानी कितना भत्ता मिलेगा, तो कह रहा है 1 जुलाई 2017 से जो प्रभावी हुआ है ये संतान शिक्षा भत्ता, तो वो है सामान्य बच्चों के लिए 2250 रुपए। अब विकलांग बच्चों के मामले में दुगना हो जाता है, यानी 4500 रुपए है। अब संतान शिक्षा भत्ते के लिए आपको किसी भी प्रकार के रसीद की आवश्यकता नहीं है, या आप स्वघोषित करके या जो जिस संस्थान में बच्चा पढ़ रहा है वहां से प्रमाणित करा करके आप संतान से प्रमाणित करके दे सकते हैं, और इसके लिए किसी भी प्रकार से रसीद की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आप छात्रावास सब्सिडी प्राप्त करते हैं जो 6750 रुपए है,
तो इसके लिए आपको रसीद देना अनिवार्य है। क्या कर रहा है, यह संस्था के द्वारा दी जाए, संस्था के द्वारा प्रमाणित की जाए कि इतना पैसा इनसे लिया गया है, या स्वप्रमाणित अंक पत्र एवं इन साथ में देना है, भुगतान की रसीद भी दी जाए। ऊपर क्या है, संतान शिक्षा पत्र के मामले में आप स्वप्रमाणित दे दीजिए, प्रमाण पत्र दे दीजिए, अंक पत्र दे दीजिए, और आपका किसी भी रसीद के लगाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु सब्सिडी के मामले में जो 6,750 रुपये मिल रही है, वहां आपको रसीद लगाना अनिवार्य है। उसमें लिखा होना चाहिए भोजन और आवास में कितना व्यय हुआ है, इसका विवरण होना चाहिए। अब कहता है बच्चा क्या सिर्फ सरकारी स्कूल को प्राप्त होगा तभी से भत्ता प्राप्त होगा? कहता है नहीं, बच्चा जिस भी संस्थान पढ़ रहा हो, बस शर्त यह है कि वह शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है, अगर बच्चा किसी कक्षा में पास कर लेता है परंतु पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लिया जाता है तो शिक्षा भत्ता मिलेगा या नहीं? पता ऐसी स्थिति में नहीं मिलेगा। अगर बच्चा कोई क्लास पास कर गया और फिर वापस दूसरे स्कूल में उसी क्लास में एडमिशन ले लेता है तो उसे भत्ता प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, अगर बच्चा मध्य सत्र में प्रवेश लेता है तब भी उसे भत्ता प्राप्त नहीं होगा। अब बात है कि बच्चा अगर दूरस्थ शिक्षा से दूरस्थ शिक्षा द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहा है, पत्राचार से कर रहा है, तब क्या होगा? तब भी उसे पूर्ण भत्ता मिलेगा, सारे भत्ते उसे मिलेंगे। अच्छा, छात्रावास भत्ता वर्ग कह रहा है, छात्रावास भत्ता तभी मिलेगा जब दूरी 50 किलोमीटर से अधिक हो या आवासीय 50 किलोमीटर दूरी से अधिक हो एवं आवासीय स्कूल या संस्था में बच्चा रहता हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी प्राइवेट स्कूल कहीं एडमिशन करा करके और प्राइवेट रूम दिला दीजिए तब भत्ता प्राप्त हो, नहीं। आवासीय संस्था या स्कूल में बच्चा रहता हो, इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं नेपाल भूटान की नागरिक जो भारत में केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं और बच्चे अपने मूल निवास नेपाल या भूटान में पढ़ रहे हैं, तब वे क्या संतान शिक्षा भत्ता के हकदार होंगे? तो नियम कहता है हाँ, हकदार होंगे, परंतु उन्हें भारतीय दूतावास से इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि शिक्षण संस्थान स्थानीय शिक्षा अधिकारी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी दूतावास से प्रमाण देना पड़ेगा कि वह संस्थान जो है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उस देश की सरकार के द्वारा। अगर कर्मचारी छुट्टी पर है, लंबी छुट्टी पर है या निलंबित है तो कैसे भत्ता मिलेगा? तो कहता हाँ, भत्ता मिलेगा, वह भत्ते का हकदार होगा। परंतु अगर कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया तो ऐसे मामले में उस सत्र के लिए जिस सत्र में बर्खास्त किया गया है पूर्ण भत्ते का हकदार होगा, यानी उस सत्र के लिए उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्राप्त होगा। अगला प्रावधान क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या छात्रावास सब्सिडी एक साथ लिया, इसलिए दोनों आप ले सकते हैं। परंतु डे बोर्डिंग के मामले में छात्रावास भत्ता नहीं मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे जगह पढ़ते हैं जहां आवासीय विद्यालय नहीं है तो आपको यह भत्ता प्राप्त नहीं होगा।